मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच एक बड़ी खबर अब भारत के लिए आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया है। इससे यहां पर भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का दावा किया है, इसलिए उसके साथ ट्रेड डील की जा रही है और उस पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़ाकर फिर 25% कर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस पर दबाव बढ़ाना था और इसी रणनीति के तहत उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया था। अब देखिए, लगातार यहां पर रूस को लेकर जिस तरीके से बयान अब भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में बॉम्बर क्या है इसकी पूरी पड़ताल भी की है। एक तरफ यहां पर यह बड़ा बयान भारत के लिए आया है, दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं बॉम्बर क्या है, इसकी पूरी पड़ताल की गई है। मिडिल ईस्ट के आसमान में अब मौत का नया नाम गूंज रहा है, B-52। यहां पर स्ट्रैटोफोर्ट्स अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे पुराने लेकिन सबसे खौफनाक स्ट्रेटेजिक हथियार को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत इन विशालकाय बॉम्बर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर B-52 ही क्यों, और क्या ये हमला ईरान की कमर तोड़ देगा, ये बड़ा सवाल है। ये पूरी खबर समझाएंगे आपको और इसी के साथ यहां पर बताएंगे कि आखिरकार यही फैसला जो है वो क्यों लिया गया है, कितना घातक इससे हमला होगा। इस महायुद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। नतीजा ये रहा कि ईरान के मिसाइल हमलों में 90% तक की कमी आई। लेकिन अब बचे कुछ ठिकानों को मलबे में तब्दील करने के लिए अमेरिका ने अपनी विनाशकारी मशीन B-52 को भेजा है। 1950 के दशक से सर्विस में मौजूद यह विमान आज भी दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है और बेहद ही ज्यादा इसकी चर्चा हमेशा युद्ध में रही है। चलिए समझते हैं B-52 की वो ताकत जो इसे ईरान के लिए काल बना रही है। ये एक बार में 31,500 किलोग्राम से ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें स्मार्ट बम, क्रूज मिसाइलें, प्रिसीजन बम और समुद्री माइंस शामिल हैं। बिना ईंधन भरे यह 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, ये इसकी क्षमता है। और हवा में ईंधन भरकर इसकी रेंज सीमित हो जाती है। अब सोचिए कितना घातक ये हो सकता है। ये 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार और मिसाइलों को चकमा देने में काफी माहिर माना जाता है, इसलिए यहां पर दुश्मन इसको पकड़ नहीं पाता है। इसकी अधिकतम बम ले जाने की क्षमता 30 टन तक बताई जाती है। 30 टन अधिकतम इसकी क्षमता है बम ले जाने की, और यहाँ पर काफ़ी कुछ अपने ऊपर सवार कर ये पहुँचता है जब दुश्मन के खेमे की तरफ, तो दुश्मन इसको पहचान नहीं पाता है, पकड़ भी नहीं पाता है। अब चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं दीपक सर। पिंकी, बहुत विस्तार से आपने बताया B-52 बॉमर के बारे में, और B-52 बॉमर के सवाल के ऊपर मैं जाऊं और मैं तिवारी साहब से इसके ऊपर बात करता हूं। तिवारी सर, मुझे ये बताइए कि जो हमने रशिया वाली खबर देखी कि रशिया से अमेरिका ने तेल खरीदने को मंजूरी दे दी है, ये अमेरिका क्या जताना चाहता है कि भारत क्या उनका गुलाम है? ये अमेरिका जताना ही नहीं चाहता, बल्कि हमारे अपोजिशन को एक नैरेटिव देना चाहता है। जिस तरह से फार्म लॉ में नैरेटिव देना, ताकि आपको बहाना मिल गया, आप कुछ कूदो, ये दिखाना चाहता है पूरे विश्व को। लेकिन विश्व में किसी को भी, आप मेरे ख्याल से इजराइल को छोड़ के सबको विश्वास होगा कि ये अपने आप कर रहा है। इंडिया ऐसी स्थिति में है कि जब हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। जब 50% 100% टैरिफ लगाया, हमने भी रिएक्ट नहीं किया। इंग्लैंड के लोग गए, वो तो कहते सब लोगों ने माफ़ी मांगी, हमने कम कर दिया, लेकिन मोदी जी कभी आए नहीं। लेकिन ये जो ज़्यादा बोलने की बात है, ये हमारे देश ने बड़े कैलकुलेटिव, हमारे जो नेता हैं या वो भी है बड़े कैलकुलेटिव, इसका कोई रिएक्ट नहीं करना, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। हमारी फॉरेन पॉलिसी सही चल रही है। उसके बाद में आप पूछोगे तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं बॉम्बर वाला खुद ही हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं अब जानना चाहता हूँ B-52 बॉम्बर के बारे में, क्या विशेषता है, ये क्यों विशिष्ट है, ये क्यों अलग है, और सिर्फ अमेरिका के पास ये क्यों है, बाकी लोगों ने इसे क्यों नहीं डेवलप किया? देखिए, एविएशन इंडस्ट्रीज में जब एयरक्राफ्ट बने, बॉम्बर्स बनने लगे, तो एविएशन इंडस्ट्री में उस समय ऐसी मिसाइल नहीं थी जो कि एयरक्राफ्ट को गिराए जा सके।
एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए ऊपर कॉम्बैट करना पड़ता था, उसको डॉग फाइट कहते थे। उनके एयरक्राफ्ट आते थे, सामने से लड़ते थे। जब भी एक बॉम्बर जाता था, बॉम्बर डॉग फाइट नहीं कर सकता था, तो बॉम्बर को बचाने के लिए एक फाइटर स्क्वाड चाहते थे, फाइटर एयरक्राफ्ट जाते थे 4-5। ये सिचुएशन थी। और फाइटर की लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, और आपको मास डिस्ट्रक्शन करना है तो ज़्यादा बॉम्ब नंबर, क्वांटिटी एंड वेट में ज़्यादा होना चाहिए। तो बॉम्बर की अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे ये बता रहे 30 टन, ये 15 टन के 2 बॉम्ब इन्होंने वहाँ गिराए हैं जहाँ पर इसकी खुमैनी की बैरक बनी हुई थी या ट्रेंच जो बना हुआ था। तो ये बैरक बॉम्ब की कैपेसिटी 15 टन बहुत ज़्यादा होता है। हम तो 1000 पाउंडर बॉम्ब ड्रॉप करते थे, तभी भी तहलका मच जाता था। तो ये जब से मिसाइल टेक्निक आ गई, बॉम्बर्स का थोड़ा यूज कम हो गया था। हमें पूरी एयर सुपीरियॉरिटी चाहिए। एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब ये है कि पूरे स्पेस पर, दुश्मन के स्पेस पर हमारा कब्जा है, हम जो चाहें भेज सकते हैं। 1971 वॉर में हमने भी एयर सुपीरियॉरिटी गेन की थी, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग की थी हमने वहाँ पर जाके। तो इसी तरीके से B-2 जो है मैसिव डैमेज करने के लिए, प्लस इसको बनाया गया था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब दूसरे के रडार डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सब सारी चीज़ें की थोड़ा इफेक्ट कम हो गया है जब से मिसाइल, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल आ गई जो जहाज को इंटरसेप्ट कर सकते थे। लेकिन इसके लिए भी डिटेक्ट करना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, मिसाइल फायर करने से नहीं होगा, उसका पोजीशन, उसकी स्पीड, डायरेक्शन, ताकि फ्लाइट पाथ को आप अच्छी तरीके से ट्रैक कर सको, एंटिसिपेट करके वहाँ ताको ताकि इनका इंटरसेप्शन हो। तो ये इतना आसान नहीं है, इस कैपेबिलिटी में ईरान नहीं पहुँचा हुआ है। तो इनके B-52 बहुत ही सेफेस्ट जहाज है इस इन्वायरमेंट में, नोवेयर एल्स। तो यहाँ पर इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। और जो ट्रेंच थे मैसिव डैमेज करने के लिए इसी क्वालिटी के बाद एक मिसाइल जाता है 1 टन 2 टन होता है, या 15 टन के अगर 2 बम गिराओ तो तहलका बजाता है। 2 ही नहीं गिराए, उन्होंने उसको गार्ड करने के लिए वहाँ 80 बम गिराए हैं। 80 बम गिराए हैं वहाँ पर। 80 बम गिराना राजीव रंजन जी, 80 बम गिराना एक आदमी को मारने के लिए अमेरिका ने क्या सोच के ये किया था B-52 बम से? जैसे ये इनिशियल स्ट्राइक था जिसमें कि ये सरप्राइज हासिल करना चाह रहे थे, और इनको कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो खोमेनी साहब अपने सारे कमांडर्स और टॉप लीडर्स को लगभग 50 के आसपास 48 और 50 बताते हैं, जो वो एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं, वो पैलेस में जहां पर इनकी मीटिंग होनी थी। और उस समय एक कहिए जो धोखाधड़ी भी, एक तरफ अमेरिका जबकि वहां पर जो है वो मीटिंग का उनके जो टॉक्स की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ है इन्होंने अटैक कर दिया लेके। तो इस अटैक में इनको 100% ये सक्सेस चाहते हैं, जो टॉप लीडर्स को ये एलिमिनेट कर देंगे, इसलिए कह रहे हैं जो ये 50 बम और जितने भी उन्होंने गिराया है एक साथ गिरा के वहां पर कम से कम सक्सेस अचीव करें, और उनकी जो है वहां पर हत्या हो जाए, उनकी जान चली जाए। और वही हुआ। दे अचीव दैट सरप्राइज इन द फर्स्ट अटैक। जो टॉप लीडर्स और टॉप मिलिट्री लीडर्स को उन्होंने वहां पर जो है खत्म कर दिया, और वो सोचे थे इसके बाद कहीं ईरान की जो है कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर वो खत्म हो जाएगी, वो घुटनों पर आ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, एंड इट विल बी वेरी इजी टू अगेन गेट ओवर देम। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस तरह ईरान में कमांड कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है डाउन टू द लोकल कमांडर्स लेवल, और अब अभी देख रहे हैं इतना होने के बाद भी वो टॉप लीडर्स को हटा रहे हैं, वो आर्मी चीफ्स को, नेवल चीफ्स को जो है टारगेट पर लेते जा रहे हैं। लेकिन तब पर भी जो मिसाइल का हमला है, ईरान का जो अटैक है, वो अटैकिंग पावर और जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, वो कम नहीं पड़ रहा है लेके, वो चलता ही जा रहा है। और अभी भी अगर इसी तरह चलता रहे हफ्ते भर 10 दिन, तो हमें लगता है फिर प्रॉब्लम अमेरिका की आ जाएगी, इजराइल की आ जाएगी, उनके पास कहीं ना कहीं एम्युनिशन की शॉर्टेज होने लगेगी। ठीक है मेजर तूर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बता सकते हैं आप इन B-52 स्टील्थ के बारे में? ये अमेरिका को क्यों खास बनाते हैं युद्ध के क्षेत्र में? देखिए, ये पहली चीज तो ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। ऊपर से देखें, ये इन्होंने टोरा बोरा में भी यूज किए थे पर ये उतनी बड़ी पहाड़ियां थी जहां पे कि एक फॉल्स इनपुट, एक नकली खबर दी थी ISI ने CIA को कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन है, आप इधर B-52 बॉम्बर से बॉम्ब दागिए। तो उन्होंने टोरा बोरा की पहाड़ियों पे इतने बम दागे पर उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो देखें, पहली चीज तो मैं एक चीज कहूंगा दीपक जी, आप जो मर्जी अमेरिका की कोई भी मिलिट्री आर्सेनल की बात कर लें, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई डिसाइसिव नतीजा निकलेगा। हमने अफगानिस्तान देख लिया है, यहां पे तो अफगानिस्तान में तो फिर भी लिमिटेड संख्या में फाइटर थे,
यहाँ पे तो अनगिनत संख्या में फाइटर इतने ज्यादा हैं कि ये इनके ऊपर, मतलब मैं इस बात पे हैरान हूं कि जो हमास वहां पे जिसने अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बनाया है, उन्होंने ट्रेनिंग भी तो इन्हीं से ही आके ली है, आईआरजीसी से। पूरा उसका डिजाइन, कंक्रीट और कितनी गहराई पे कितना होना चाहिए, उसकी थिकनेस, उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम्स, वो पूरा डिजाइन सब कुछ तो ये ईरान ने तो मदद की है हमास की सेटअप करने के लिए। तो आप सोचे कि हम तो ईरान ने खुद के लिए कितनी तगड़ी तैयारी की होगी। इतने वीडियोस आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि कम से कम मतलब शहर के शहर बस जाए अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में ईरान में। यहां पे तो अभी फौज उतरी नहीं है अमेरिका की, उन्होंने तो अभी फेस नहीं किया है। ऊपर से कहा जा रहा है कि 80,000 शाहिद 136 ड्रोन तो इन्होंने स्टॉक करके रखे हैं। 80,000, अगर ये दिन के भी 5,000 छोड़ेंगे जो कि हजार किलोमीटर जाके फटेंगे, आप कितनों को इंटरसेप्ट कर लोगे, कितनों को बर्बाद कर दोगे, आपको कहीं ना कहीं तो एट्रिशन होगा ही। तो आप देखें एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एयर सुपीरियोरिटी पे नहीं डिपेंड होगा। आपको दूसरा फलूजा पार्ट 2, मोसुल पार्ट 2 आपको फेस करना ही पड़ेगा। जो इराक में इन्होंने देखा यहां पे रिपीट होगा, और इस बार ज्यादा सपोर्ट होगा ईरान में। तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिस्टम, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करें भी तो ठीक है सुपीरियर है, पर आप जमीन पे खड़े हुए एक AK-47 आरपीजी रॉकेट लॉन्चर और आत्मघाती हमलेवार को आप सैटेलाइट से क्या कर लोगे? आप एक इंसान या एक टुकड़ी जो 4 बंदे, उनको मारने के लिए आप $20 लाख का आप कोई बॉम्ब दागने वाले हो उन पे। यू विल ब्लीड इकोनॉमिकली, यू विल ब्लीड बाय रिसोर्सेज, और इसका खेल आप देखना आने वाले 1 हफ्ते में सारा सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, जब अमेरिका को जबरदस्ती अपने सिपाही ग्राउंड पे उतारने पड़ेंगे, क्योंकि हवाई हमले के बाद कोई चारा नहीं बचेगा। और मैं एक और सवाल करना चाहता हूं, ये जो वीडियोस दिखा रहे हैं अनक्लासिफाइड, जिसमें कि एयरक्राफ्ट को ये उड़ा रहे हैं, इनके हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं, इनके IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं। पहली चीज तो ये बड़े साल हो गए, इनके पास इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है, इनके पास एविएशन फ्यूल भी लिमिटेशन में है, क्योंकि हवाई जहाज की मेंटेनेंस नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने इतने सैंक्शंस लगा के रखे थे कि वहां की आम आवाम को अपने गाड़ी के पुर्जे खरीदने के लिए भी इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो आदि तो जो बदसलूकी और जो कष्ट है जो ईरान की आवाम के ऊपर डाला गया है, वो तो अमेरिका ने डाला है। तो ये कहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने सिपाही भेजेंगे तो इन्हें सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट आम जनता भी देगी? तो देखिए मेजर साहब मैं इस पर आऊंगा। ग्राउंड सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। हालांकि इराक में जो मैंने देखा अपनी आंखों से, वो ये देखा कि जैसे जैसे ग्राउंड की टीम, ग्राउंड फोर्स आगे बढ़ती गई, इराक के लोग, इराक की सद्दाम हुसैन की सेना पीछे चलती चली गई। क्या ईरान में ऐसा होगा? और इराक जो था वो पूरा का पूरा प्लेन था, एक समतल इलाका पूरा का पूरा था, और ईरान इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं सीधे राजीव रंजन जी के पास चलूंगा। रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब खाड़ी के देश जिनको ये मार पड़ रही है, जिनको चोट पड़ रही है, जो ये कहते थे कि हमारे देश तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, हमारे ऊपर कोई लड़ाई नहीं हो सकती, हमारे ऊपर कोई झगड़ा नहीं हो सकता, हमारा किसी के साथ युद्ध नहीं हो सकता, इस मार के बाद क्या वो अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि भाई बंद करिए ईरान के साथ आपका ये युद्ध? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा। देखिए, अमेरिका के क्या तरीके हुए रख रहे हैं। उन्होंने हर जगह अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की है। जो भी देश दुनिया का अगर उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोला है तो
तो वो उसके ऊपर कंप्लीट प्रेशर देके सैंक्शंस का ठेठ करके किसी न किसी तरह उसको अपने अंदर काबू करने में, बस करने में लगे रहे हैं। आपने केस देखा है पिछले इराक वॉर का, इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसको करके उसने झूठे एलिगेशन लगा के सदाम हुसैन की हत्या की, इराक को तहस नहस किया, उसको अपने अंदर कब्जे में किया। तो ये कंप्लीट जो है वाइल्ड इकोनॉमी को कब्जा करने के लिए इन्होंने दूसरा एक प्रलोभन दिया, जो हम आपकी सुरक्षा का गारंटी लेते हैं, हम आपको अपनी सेना रखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और इन्होंने अपने बेसिक जो है हर जगह बनाए। और गल्फ कंट्रीज वेयर ऑफ कोर्स लिटिल अस्योर्ड, केवल एक ही देश था, देखिए ईरान था, जिसकी की अपनी सेना है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, उसने अपनी कंप्लीट वहां पर उसके अमेरिका के एयर बेसिस नहीं है। तो अमेरिका के लिए हमेशा खटकता रहा जो किस तरह हम ईरान को अपने काबू में लें, और ये देखते हैं ये टसल हमेशा चलता रहा है लेके। और अभी जो हालात हुई है जो गल्फ कंट्रीज की, आप यूएई की देखिए, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मार वो दे रहा है, अरबिया की देखिए, उसकी सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी वर्ल्ड में है अरेमको, उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, दुबई के इसमें यूएई के रिफाइनरी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कतर पे हो रहे हैं, हर जगह अटैक्स हो रहे हैं, केवल बेसिक पर ही नहीं बल्कि मेन इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस पर भी हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज हर एक कोई क्वेश्चन कर रहा है, त्राहिमाम मचा हुआ है, हर कोई कह रहा है हमारी जान बचाओ भैया, हमारा क्या गलती है इसमें, हमारे ऊपर हमें इस तरह से झेलना पड़ रहा है लेके, और आपने भैया हमें सुरक्षा की गारंटी दी थी, अब वो कहाँ है। और असलियत तो ये है जो आज यूएस खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, उसे अपनी अब्राहम लिंकन को लेके भागना पड़ा पीछे। अब कहीं ना कहीं आ रही है न्यूज जो उसके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, तो और क्या क्या डिस्ट्रक्शन अभी यूएस का हुआ है, कितना नुकसान झेलना पड़ा इनको, इनके बेसिस पर, इनको नेवल शिप्स पे, और बाकी जगह जो है जान माल का क्या नुकसान हुआ, कितने सैनिक इसके मरे हैं, अभी तक तो कोई उसका आ ही नहीं रहा हिसाब किताब। जब एक बार ये आना शुरू होगा और बॉडी बैग्स जाने शुरू होंगे, तब मुझे पता नहीं ट्रंप साहब की क्या हालत होगी और यूएस में किस तरह का रोष और जो है पब्लिक सेंटिमेंट पैदा होगा। ऑलरेडी वहां पर हो रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं काफी एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा जब इस तरह की चीजें होगी। और ऑफ कोर्स जो आपका क्वेश्चन है, तो इसमें कोई शक नहीं है, जो गल्फ कंट्री जो है, जितने भी वहां के खाड़ी के देश है, सब ये क्वेश्चन यूएस से कर रहे हैं, ट्रंप साहब से कर रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा कहाँ है, हमारा क्यों नुकसान हो रहा है। क्या खाड़ी देशों के दबाव में ट्रंप आएंगे? क्योंकि ट्रंप तो किसी की ना सुनने के मास्टर आदमी है, वो अपनी ही ट्रिप में रहते हैं, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनके हिसाब से दुनिया उनके हिसाब से ही दुनिया पूरी चल रही है। देखिए, मैंने शुरुआत इसलिए की थी, ये नया डायमेंशन मैंने ऐड किया था कि शायद आए, लेकिन ये ट्रंप अपनी दबाव पर ही आ सकते हैं। उनके अपनी दबाव कब आएगा उनके ऊपर, वो देखने की बात है कि कब तक ये प्रेसिडेंट है। अभी तक देखिए, जिस मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी कई चीज़ें हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट पर दबाव जाया जा सकता है। ये अमेरिकन जनता की पेशेंस का ध्यान करना पड़ रहा, पेशेंस का हमें करना पड़ेगा, इतने दिनों से रुके हुए हैं। और कई लोग उनकी अमेरिकन किसी की भी बात सुनो, कहीं भी बात सुनो, सभी परेशान हैं। एक तो आर्थिक, वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है, मीन्स ट्रंप साहब मान गए हैं कि अमेरिका इज नो मोर ग्रेट, वो खाली मिलिट्री पावर थी इस तरीके से। ग्रेट अगेन, आप ग्रेट बनाने की जगह आप नुकसान किए जा रहे हो, सफ़र किए जा रहे हो। अब ईरान में देखिए, शाह के पहले करीब करीब वहाँ पर भी एक थोड़ी सी डेमोक्रेसी थी, शाह को भी यही लेके आए थे, फिर शाह को खुमैनी ने थ्रो किया। तो ये जो साइकिल चलता रहता है कि जनता को मालूम है, समझ चुके हैं। पिछले कई 136 सालों में इन्होंने 65 जगह ये चेंज करने की कोशिश की है, हर जगह नाकाम रहे हैं, हर जगह देश का ही नुकसान हुआ है। तो ये जो देश इससे नहीं सीखे, इतिहास से नहीं सीखा है, वही अमेरिका के साथ लगे हुए हैं। ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये जो एरिस्टोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जॉर्डन हो या सऊदी अरेबिया हो या ओमान हो या कतार हो, ये राजाओं का इनके आराम करने की आदत पड़ गई थी। इनके वो जहाज खरीद रखे थे, कतार ने तक जहाज भी इनको गिफ्ट दे दिया था उनको। हाँ, ये आराम करने का, इनके जवानों को लड़ने की कोई क्षमता नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है। अब कहते हैं कि कुवैत के एयरक्राफ्ट ने ही अमेरिका के 4 F-15 गिराए हैं। अब ये देखने की बात है असलियत क्या हुई है, ईरान ने गिराया, कैसे गिराया है, बट फिलहाल नुकसान अमेरिका का हुआ है। अमेरिका का नुकसान कब से बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जब अगर ये फंड देना बंद करेंगे, जिस पैसे की वजह से अमेरिका का काम चलता है, मिडिल ईस्ट के जो डॉलर्स हैं, पेट्रो डॉलर्स हैं, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर ये कम पड़ेगा, ब्रिक्स की करेंसी ज़्यादा पावरफुल हो रही है, अगर ये कम पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये दबाव में आएंगे कि ये एक इनका क्षेत्र बचा हुआ है, हम इसको न छोड़ें, इसको पकड़ के रखना ही है। लेकिन किसी और माध्यम से, इनको कोई शर्म नहीं है, कभी भी स्टेटमेंट बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दीपक, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल ये वॉर रोक भी दे, जहां लगेगा कि इनका पर्सनल नुकसान हो रहा है। दीपक, वॉर रोक भी दे। मैं सीधे यहां से तूर साहब के पास चलता हूं। तूर साहब,
खाड़ी के देशों की क्या हालत होगी डिप्लोमेटिकली अगर सोचा जाए, और इंटरनल जो उनके हमले हो रहे हैं। क्योंकि मैंने तो देखा कि वहां पर कई सारे जगह निर्देश निकाले गए हैं कि अगर हम पर कोई मिसाइल गिरती है, हम पर कोई ड्रोन गिरता है, तो वहां के जो रेसिडेंट्स हैं वो उनके वीडियो ना बनाएं, उन वीडियो को शूट करके सोशल मीडिया पर ना डालें। अगर डाले गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है वो अपने देश को सेफ दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद वैसा सेफ अब रहा नहीं। देखें, जो खाड़ी के मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि मामला और तूल पकड़े। आप जितनी वीडियोस डालेंगे उतना ही दुनिया उससे उत्सुकता बढ़ेगी, इंस्टिगेट होएंगे, गुस्सा आएगा और कहीं ना कहीं कोई लीडरशिप गलत डिसीजन ले लेगी। तो वो चाहते हैं कि ये मामला दबा रहे, इसे ज्यादा भार पनप के नहीं बताया जाए। इसलिए मैं ये भी एक और सवाल करना चाहता हूं कि देखिए, इजराइल में जिस तादाद पे डिस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरीके से 12-12 फ्लोर की बिल्डिंगें नीचे आ रही हैं, उसके विजुअल्स इतने लिमिटेड क्यों हैं? तो देखें, मीडिया का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल बनता है कि आप हर एक चीज भी इतनी रिले ना करें। डेथ और डिस्ट्रक्शन आप जितना रिले करेंगे, ये युद्ध उतना ही तूल पकड़ेगा, ये उतनी ही आग लगेगी इस बात में, और लोग इन्फ्लुएंस होंगे और अनरेस्ट और ज्यादा फैलेगा। मैं तो इतना कहूंगा, ये अगर इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, जो शिया मुल्क है ईरान, जिसने अलग अलग प्रॉक्सी इंस्टॉल की है। हम ये क्यों नहीं देख रहे कि शिया एक इकलौता मुल्क है जो आतंकवाद का जड़ है। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि लीडरशिप उखड़े ईरान की, ताकि एक नई लीडरशिप आए और जितना भी टेरर नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग है, सब खत्म हो जाए, ताकि ये पूरा इलाका शांत हो जाए। उसके बाद फोकस पाकिस्तान पे जरूर आएगा। पर अभी के लिए तो मैं एक चीज तय है कि ईरान की लीडरशिप को चेंज होना पड़ेगा, वरना हमास, सॉरी सर, टाइम बिल्कुल मेरा ओवर है। ये सारे आतंकवादी गुट अब मौका नहीं दे रहे हो। दीजिए जल्दी क्विकली। एरिस्टोक्रेटिक देश है, इनको डर है कि पब्लिक सामने ना आ जाए, ज्यादा परेशानी होगी तो पब्लिक सामने आ जाएगी, इनका रजवाड़ा खत्म हो जाएगा। इसी डर से सोशल एक्टिविटी पर बंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन राजाओं की लिमिटेशंस हैं, शांति से जी रहे हैं, अमेरिका को पैसा देके बचे हुए हैं, और पब्लिक सामने आ गई तो इनकी भी हालत होगी जो दूसरे देशों की हुई है। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर वीडियो न डालें। खाड़ी के देशों ने अपने जो नागरिक हैं उनसे ये बात कही है। युद्ध भूमि में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। कल दोपहर 2 बजे फिर आपसे मिलेंगे। 7वें दिन नहीं, 7वें दिन की अपडेट तो हमने आपको दे दी, 8वें दिन की अपडेट के साथ, और खाड़ी का वार, ये जो गल्फ वॉर है, पश्चिमी एशिया की ये जो वॉर है, ये किस दिशा में जा रही है, इसका विश्लेषण करेंगे अपने मेहमानों के साथ।